हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे प्रीवियस ईयर एग्जाम के दृष्टिकोण से और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप तक वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुंच रही है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही सराहनीय रहा, इसी प्रकार का सपोर्ट बनाए रखिएगा और जो है हम लोग जल्दी से जल्दी 1000 की फैमिली जो है क्रॉस कर जाएं जल्दी से जल्दी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आज हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि 80 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास 81 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा कथन है, किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व बहुमत सिद्ध करना आवश्यक होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है इसको हम लोगों को बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो अगर बात की जाए यहाँ इस क्वेश्चन की, तो कोई व्यक्ति बिना राज्य विधानमंडल में जो है राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, यह कथन इसका सही है। इसकी अगर बात की जाए तो किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व बहुमत सिद्ध करना आवश्यक होता है, यह कथन इसमें जो है गलत हो जाता है, यानी कि केवल एक सही है। अगर बात की जाए एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगर इस अवधि में वो राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित नहीं होता है तो उसे मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ेगा। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले इसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है। तो केवल इसके लिए केवल और केवल जो है एक कथन सही हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, या फिर उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो अगर बात की जाए जो मुख्यमंत्री है वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, यह कथन इसका सत्य है। इसके बाद मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसके बाद वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। यह तीनों के तीनों कथन सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, धन विधेयक राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जो धन विधेयक है राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के पहले उसकी पूर्व अनुमति होनी जरूरी है। और पूर्व अनुमति किसकी ली जाती है, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, या फिर मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष की। तो यहाँ पर बात की जाए अगर कि जो धन विधेयक है राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व जो है यहाँ पर जो पूर्व अनुमति ली जाती है वो राज्यपाल की ली जाती है। धन विधेयक राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में लाने के लिए किसकी पूर्व अनुमति रहती है। लोकसभा में लाने के लिए जो पूर्व अनुमति रहती है वो आपकी राष्ट्रपति की रहती है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में धन विधेयक लाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, राज्यपाल अनुच्छेद 123 यानी कि 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। दूसरा कथन है, विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर यह समाप्त हो जाता है। उपयुक्त में से कौन से ऐसा कथन गलत है। केवल एक गलत है, केवल दो गलत हैं, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। इसकी अगर बात की जाए कि जो है कथन गलत है, गलत कथन कौन सा है, राज्यपाल अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है। तो इसका जो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, वो केवल एक कथन गलत है। विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर यह सत्र समाप्त हो जाता है, यह कथन जो है सही है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल एक कथन गलत है, जो कि राज्यपाल अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो राज्यपाल की अगर अध्यादेश जारी करने की बात की जाए तो वो आर्टिकल 213 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से किन रिपोर्टों को राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत करता है? पहला आपके पास कथन है, राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। तो उपयुक्त में से सही कूट का चयन करिए। केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। इसकी अगर बात की जाए, जो आपका जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि किन रिपोर्टों को राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल जो रिपोर्ट है वो राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट भी विधानसभा में प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट भी राज्यपाल विधानसभा में जो है प्रस्तुत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी राज्यपाल करता है। तो यानी कि इसका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा, उपयुक्त सभी। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? 6 राज्यों में, 7 राज्यों में, 5 राज्यों में या फिर 8 राज्यों में? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें जो है द्विसदनीय व्यवस्था है। इनकी अगर बात की जाए तो 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वर्तमान में। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है और ये राज्य हैं, अगर इन राज्यों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद आपका जो है महाराष्ट्र, बिहार के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका महाराष्ट्र के बाद आप नोट कीजिएगा 3, 2, 5, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र और जो है कर्नाटक। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गए। लेकिन एक बात और नोट कर लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर भी, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय व्यवस्था थी, जिसको पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आई होप आप लोग इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से स्थायी सदन है? लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा। सही कूट का चयन करके उत्तर दें। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, केवल 2, 3 और 4। तो कौन सा इनमें से स्थायी सदन है इसकी बात की गई है, तो ये आपका जो है केवल और केवल विधान परिषद और राज्यसभा दोनों के दोनों ये स्थायी सदन होते हैं, स्थायी सदन होते हैं। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी कि अस्थायी अंग जो विघटित नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को नए चुनाव नामांकन द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ से में भरा जाता है। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्निर्वाचन और दोबारा नामांकन योग्य होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। सदन के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्य विधान मंडल के एक वर्ष में अधिकतम 2 बार मिलना चाहिए। उपयुक्त में से कौन से या सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या फिर दोनों गलत? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि जो इसकी अगर बात की जाए, सदन के 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह से अधिक का जो है समय नहीं होना चाहिए, यह कथन सत्य है। राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में अधिकतम 2 बार मिलना चाहिए, यह कथन इसका असत्य हो जाता है। तो इसका जो केवल और केवल एक जो है एक, केवल एक सही आंसर बन जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर हम लोग बात करें कि राज्य विधानमंडल है उसको एक वर्ष में अधिकतम जो है कितनी बार मिलना चाहिए, तो इसकी अगर बात की जाए तो संविधान के अनुसार जो है, संविधान के अनुसार जो है एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए।
अधिकतम 2 बार नहीं, कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। एक वर्ष में कम से कम मिनिमम 2 बार मिलना चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, 155 या 156 के तहत? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो है आपका राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत करता है। इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 155 के तहत करता है। संविधान के 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः राज्यपाल केंद्र का नाम निर्देशित होता है, किंतु यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उसके अधीनस्थ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से किसी व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? इसकी अगर बात की जाए तो इन कथनों को हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल पद नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए, तो उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो यह कथन केवल सही है, इसमें केवल दो, क्योंकि उसे जो है संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए दो योग्यताएं होनी आवश्यक है। प्रथम, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, वह केवल भारत का नागरिक हो और जो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। यानी कि ऑप्शन बी, इसका जो कथन दो है वो केवल सत्य हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि राज्यपाल के जो योग्यता है वो कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 157 के तहत जो है योग्यताओं का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल? तो अगर बात की जाए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 217 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य की राज्यपाल के परामर्श से करता है। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से ही करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करता है संपूर्ण भारत के लिए संबंधित क्षेत्र राज्य क्षेत्राधिकार तक। उपयुक्त में से सही कूट का चयन करें, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसकी अगर बात की जाए, जो उच्च न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करता है संबंधित राज्य क्षेत्राधिकार तक, यानी कि केवल ऑप्शन 2 सही हो जाता है। भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। किसके तहत? 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, रिट जारी करने की पावर दी गई है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। इसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को उसका राज्य क्षेत्र में जिसमें वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए किसी अन्य प्रायोजन के लिए उस राज्य के किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा आदि रिट जारी करने की शक्ति है, जबकि उच्चतम न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय संपूर्ण भारत के लिए जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय जो है वह केवल और केवल अपने संबंधित राज्य क्षेत्र तक ही जारी कर सकता है रिट। और रिट कितनी होती है, तो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया है कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट हैं जिनको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि बंदी, पति, परमेश्वर। ठीक है, बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार, इसके द्वारा हम लोग बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा आदि रिट जो होती है उनको याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से किस
किसे अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, या ए बी दोनों को, या जिला न्यायालय को? तो अगर इसकी बात की जाए तो अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। अभिलेख न्यायालय की शक्ति की अगर बात की जाए तो वह आपकी उच्चतम न्यायालय यानी और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर यहाँ बात की जाए अगले प्रश्न से कि जो उच्चतम न्यायालय की हर तरह उच्च न्यायालय न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। उसकी सभी कार्यवाहियां लिखित होती हैं और अभिलेख के रूप में ही रखी जाती हैं तथा उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी न्यायालय में इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला हमारे पास प्रश्न है, गोवा राज्य का न्यायिक क्षेत्र कौन से उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? केरल, कर्नाटक, बंबई या गोवा? गोवा राज्य का न्यायिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वो आता है बंबई। बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात की जाए, बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो वो 1962 में हुई थी और इसका न्यायिक क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली तक विस्तृत है। इसकी मुख्य सीट मुंबई में है तथा नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में खंडपीठ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। राज्यपाल अपने आचरण के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। उपयुक्त में से कौन से या सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, दोनों गलत? इसकी बात की जाए तो जो राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है, यह कथन सत्य है। इसके बाद राज्यपाल अपने आचरण के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, यह कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन ए केवल सही हो जाता है। राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। किसी आकस्मिक खर्च के लिए वह निधि से सरकार को धन दे सकता है, जबकि राज्यपाल अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। राज्यपाल अपने जो है आचरण के प्रति विधानमंडल के प्रति नहीं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आई होप आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को विधानसभा में अस्वीकार कर दिया जाता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। उपयुक्त में से या सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से कौन से या सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या तीनों सही है? तो आइए कथनों की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग कथनों की तरफ चलते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह कथन सही है। यदि विधानसभा के मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दें तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, यह कथन भी सही है। इसके बाद अगर बात की जाए तो यदि किसी मंत्री द्वारा रखे विधेयक को विधानसभा में अस्वीकार कर दिया जाता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, यह भी कथन सत्य है, यानी कि इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा डी, तीनों सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, विधानसभा के विघटन से विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं। ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो, विधानसभा द्वारा पारित ना हो, समाप्त होता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया हो लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के कारण रुका हो, समाप्त नहीं होता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो, समाप्त हो जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फिर से। विधानसभा के विघटन से, इसकी विधानसभा के विघटन से विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हम लोग चूज करना है। तो विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, यह कथन सही है। ठीक है। इसके बाद ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो लेकिन विधानसभा द्वारा पारित ना हो, वह समाप्त हो जाता है, यह कथन भी सही है। इसके बाद अगर बात की जाए ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया हो लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के कारण रुका हो, समाप्त नहीं होता है, यह कथन भी सही है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो, समाप्त हो जाता है, यह कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति है।
किसी अपनी किस शक्ति के तहत करता है। जो राज्यपाल है वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, वो अपनी किस शक्ति के तहत करता है? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति या न्यायिक शक्ति के तहत। तो अगर बात की जाए, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, वो करता है आपकी अपनी कार्यकारी शक्ति के तहत। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्ति के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके तहत अन्य कार्य है वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। राज्य के महाधिवक्ता को भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर कर चुके होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना होगी? 15%, 12%, 1/10 या फिर 12? तो जो राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों की कितनी होती है, इसकी अगर बात की जाए तो वो होती है 15%। कितनी? 15%। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य की 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12% से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में इसको जोड़ा गया था। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल या फिर संसद? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण की अगर बात की जाए तो वह करते हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222 के अनुसार आर्टिकल जरूर याद रखिएगा आप सब लोग। आर्टिकल नंबर 222 यानी कि 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, नगर पालिका से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नगर पालिकाओं के निर्वाचन के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 ZE के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र के विकास के लिए एक महानगर योजना समिति गठित की जाएगी। या फिर नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो नगर पालिका के संदर्भ में गलत कथन की अगर पहचान की बात की जाए तो इसमें से जो गलत कथन है वो केवल और केवल नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, केवल और केवल 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ना कि 25। अतः ये जो सारे के सारे कथन हैं, ये सारे के सारे कथन सही हैं। इनको आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, रिपीट पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कथन हैं जो आगामी दृष्टिकोण से किसी भी तरह से आपको प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था की जाए? संस्थानम समिति या फिर दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति या फिर इंद्रजीत गुप्त समिति? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो किस समिति ने सिफारिश की थी कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का व्यवस्था की जाए। तो इस समिति का नाम तो बात की जाए तो दिनेश गोस्वामी समिति के अंतर्गत दिनेश गोस्वामी समिति ने यह सिफारिश की थी कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित है? के संस्थानम समिति, जी रामचंद्रन समिति, श्रीमती दया चौबे समिति, थुंगन समिति? कूट है, केवल 4 सही है या फिर केवल एक उपयुक्त सभी या 1 2 3? तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि जो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं वो कौन कौन सी थी। उनकी अगर बात की जाए तो के संस्थानम समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है, जी रामचंद्रन समिति पंचायती राज से संबंधित है, श्रीमती दया चौबे समिति यह भी पंचायती राज से संबंधित है, और थुंगन समिति भी पंचायती राज से समिति से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। आई होप आप लोग इसको क्लियर किए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहकारी सोसाइटी का वर्णन संविधान के किस संशोधन में है? तो जो महत्वपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वर्तमान में सहकारी सोसाइटी, जिसे आप लोग जहां से आप लोग जो है क्या बोलते हैं किसान खाद का वगैरह वगैरह वर्णन, मतलब वहां पर खाद का बंटवारा किया जाता है, वहां पर सहकारी सोसाइटी कई जगह पर ये
स्थापित की गई हैं, इसको किस संविधान संशोधन में इसको जो है इसका वर्णन किया गया है? 95वां आर्टिकल नहीं 95वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर 96, 97 या 98 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम संशोधन कौन सा इसके द्वारा किया गया था? इसकी अगर बात की जाए तो वो है आपका किया गया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2001 में अनुच्छेद 19 के एक आर्टिकल नंबर 19 का एक के गांव में, ठीक है, सहकारी सोसाइटी शब्द जोड़े गए थे। सहकारी सोसाइटी शब्द जोड़े गए थे। आइए हम लोग पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जो हम लोगों ने समिति पढ़ी थी उनसे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि जो के संथानम समिति है, जो के संथानम समिति है, इसकी अगर बात की जाए तो के संथानम समिति का गठन 1965 में पंचायती राज चुनाव के मामले में सुझाव के लिए किया गया था। के संथानम समिति 1965 में किया गया था इसका गठन। श्री रामचंद्रन समिति की अगर बात की जाए तो 1966 में इसका गठन किया गया था पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों के मामले में सुझाव के लिए। श्रीमती दया चौबे समिति का गठन 1976 में किया गया था। और अगर बात की जाए तो इनके कार्य के लिए कि सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर सुझाव के उद्देश्य से किया गया था। थुंगन समिति की बात की जाए तो 1988 में इसका गठन किया गया था और राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए उद्देश्य से किया गया था। इस समिति ने पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए, उन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने के लिए जो है सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो ये इनकी सन है, इनको आप लोग याद कर सकते हैं और इनको आने वाले दृष्टिकोण एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको क्रमबद्ध में लगाइए या बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, इस प्रकार से इन पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है 77वें संवैधानिक संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन का हम लोगों को चुनाव करना है। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस संविधान का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, या फिर इस अधिनियम का प्रधान लक्ष्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें से जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसके द्वारा जो है संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यह कथन गलत है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। इस अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए किस वयस से रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था? 2000 या फिर 2002, 2004 या फिर 1986 से। तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन है, इसकी अगर बात की जाए वह है आपका 2000 से स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने सन 2000 से पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? मेहता कमेटी रिपोर्ट के अनुसार, या बालकृष्ण समिति के अनुसार, या फिर भूरेलाल कमेटी की सिफारिश पर, या फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत? तो अगर बात की जाए यहाँ पर बालकृष्ण समिति कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था बालकृष्ण समिति के द्वारा। 1987 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन समिति गठित की गई थी, जिसके कुछ समय पश्चात बालकृष्ण समिति गठित की गई और बालकृष्ण समिति ने अपनी रिपोर्ट 1989 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 पारित कर संविधान में अनुच्छेद 239 के का में अनुच्छेद का खा जोड़ा गया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR का दर्जा दे दिया गया। कौन सी इसने रिपोर्ट का प्रस्तुत की? इसने अपनी रिपोर्ट 1989 में जो है प्रकाशित की थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दर्जा दिया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है दिल्ली का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या संप्रभु होता है? तो अगर बात की जाए यहाँ पर दिल्ली का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ यह भी याद रखना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि अन्य राज्यों का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो
प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, बाकी अदर की जो है गवर्नर के द्वारा की जाती है, गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का प्रथम मंत्री किसको बनाया गया था? राजगोपालाचारी, एस के डे, या फिर बलवंत राय मेहता, या अशोक मेहता को? तो पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का प्रथम मंत्री की बनाए जाने की बात की जाए तो ये बनाया गया था आपके एस के डे को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष जो है एस के डे को इसका मंत्री बनाया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस समिति का नाम ग्राम उद्धार समिति भी था? BK राव समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगन कमेटी, या फिर बलवंत राय समिति? तो अगर बात की जाए ग्राम उद्धार समिति, नाम जो था वो बलवंत राय मेहता समिति का था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्राम उद्धार समिति का गठन किया गया। 1957 के अंत में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसी कारण इसे ग्राम उद्धार समिति भी कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था? 82वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, या 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, या 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, या फिर 88वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो अगर बात की जाए यहाँ पर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को अंतः स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के 2000 के द्वारा, सॉरी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 231 या अनुच्छेद 234? तो अगर बात की जाए अनुच्छेद 231 के तहत संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति प्रदान की जाती है आर्टिकल नंबर 231 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था? प्रेम बिहारी, नारायण रायजादा, बसंत कृष्ण वैद्य, या फिर LN मुखर्जी, नंदलाल बोस? तो अगर बात की जाए कि किसने मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था, तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा इसका जो है हिंदी में रूपांतरण किया गया था। अगर बात की जाए इसके जो है सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामिति करने की, तो नंदलाल बोस के द्वारा इसको जो है अलंकृत किया गया था, यानी कि डिजाइन बनाई गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति, संसद की जो शक्ति है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 247 या अनुच्छेद 249? तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है? इसकी अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्र के हित में भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है एवं अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। इसकी अगर बात की जाए तो संसदीय स्वरूप के जो प्रमुख लाभ हैं, संसदीय स्वरूप के शासन के प्रमुख जो लाभ है उसकी अगर बात की जाए तो वह लाभ है आपका कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारिया आयोग या फिर राजमन्नार आयोग, इंद्रजीत गुप्ता समिति या फिर आपका है पुंछी आयोग। तो इसको भी हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, डी है आपका पुंछी आयोग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। इसकी अगर बात की जाए तो वो है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में किया गया था। 1998 में इसका गठन किया गया था। चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्यों की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन कर उस पर अपना निष्कर्ष देना था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, प्रेम विवाह अथवा अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28। तो प्रेम विवाह अथवा अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है? इसकी अगर बात की जाए तो वो है आपका अनुच्छेद 21। आर्टिकल 21 के तहत प्रेम विवाह अथवा अपने मनपसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में संरक्षण प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह हादियाबाद में निर्णय दिया था कि संविधान का अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद से व्यक्ति से अथवा प्रेम विवाह करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो आपके पास जो युग्म है इनको आप लोगों को सम्मिलित करना है। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, असम को कौन कौन से आर्टिकल के तहत इनको जो है सम्मिलित किया जा सकता है? तो जल्दी से इनको सम्मिलित कीजिएगा। इसकी अगर बात की जाए तो हम लोग जो अगर जोड़ें, नागालैंड की बात की जाए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिक्किम। सिक्किम हमारे पास पहले है। सिक्किम की अगर बात की जाए तो वो है अनुच्छेद 371 के 4 से संबंधित। सिक्किम अनुच्छेद 371 के 4 से संबंधित है। नागालैंड की अगर बात की जाए तो नागालैंड 371 के का से संबंधित है। 371 के का से संबंधित है। इसके बाद मिजोरम की अगर बात की जाए, मिजोरम आपका 371 के 6 से संबंधित है। और आपकी बात की जाए असम की तो असम 371 के खा से संबंधित है। और अगर बात की जाए यहाँ पर और अदर की बात की जाए तो मणिपुर आपका, और हम लोग जो है इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। इसके बाद और अगर बात की जाए मणिपुर, और नोट कर लीजिएगा मणिपुर आपका जो है 371 के गा से संबंधित है। 371 का गा, ठीक है। इसके बाद और अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 371 के घा और डा से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो आपका संबंधित है 371 के जा से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए गोवा, ये बाकी नोट करते हुए चलिएगा, आप लोगों को काम आएंगे आगे एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो 371 के झा से संबंधित है गोवा। इसके बाद अगर बात की जाए तो सिक्किम यहाँ पर लिखा ही है। सिक्किम के बाद आपका मिजोरम हो ही गया है, नागालैंड बाकी सारे हो गए हैं। तो ये भी आप लोग इनको भी याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन से संविधान संशोधन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 6वां एवं 22वां, 13वां एवं 38वां, 7वां एवं 31वां, 11वां एवं 42वां। तो संविधान संशोधन में से कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसकी अगर बात की जाए तो वह है आपका 7वां एवं 31वां। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया। 31वें संविधान संशोधन 1973 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे? 307, 316, 321 या 327? भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर बात की जाए तो इसमें उस समय जो है 321 अनुच्छेद थे। भारत शासन अधिनियम 1935 में 14 भाग, 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था।
इसमें भागों की अगर बात की जाए तो 14 भाग, 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां, 10 शेड्यूल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित हैं, या फिर आपातकाल की स्थिति में सभी राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं, या फिर वित्तीय आपात को केवल विशेष बहुमत के द्वारा ही लागू किया जा सकता है, या फिर आपके पास ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति जब चाहे आपातकालीन की घोषणा को वापस ले सकते हैं। तो इसमें से हम लोगों को कथन सत्य नहीं है उसका चुनाव करना है। इसकी अगर बात की जाए तो वह कथन सत्य नहीं है, वो है वित्तीय आपात को केवल विशेष बहुमत के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपातकालीन संबंधी प्रावधान अनुसार 360 में दिए गए हैं। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त होने के बाद यह अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है, जब तक इसे वापस न लिया जाए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता? युद्ध के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाहर आक्रमण के आधार पर, या आंतरिक अशांति के आधार पर? तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आंतरिक अशांति के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 3 आधार बताए गए थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक शक्ति। प्रारंभ में जो है युद्ध माना गया था, युद्ध के बाद उस युद्ध के बाद बाह्य आक्रमण के बाद जो है आंतरिक शक्ति। ठीक है, तो इसके बाद लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आंतरिक शक्ति शब्द में सशस्त्र विद्रोह शब्द से प्रतिस्थापित किया गया था। आंतरिक शक्ति को जो है सशस्त्र विद्रोह से स्थापित कर दिया गया था। अतः अब आंतरिक शक्ति के आधार पर, अशांति के आधार पर जो है आपातकाल लगाना संभव नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 359 आपातकाल के समय, अनुच्छेद 19 का निलंबन, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। उपयुक्त में से सही सम्मिलित हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? तो अगर बात की जाए सही सम्मिलित हैं तो वो है केवल 2 और 3, यानी कि अनुच्छेद 356 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव होता है। ठीक है, अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के निलंबन से होता है। 359 के द्वारा जो है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। जहां तक अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का सवाल है, वह अनुच्छेद 358 के अंतर्गत स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, 358 के द्वारा स्वतः निलंबित हो जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, आपात उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित न किए जाने पर प्रवर्तन रहेगी? तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसकी अगर बात की जाए तो वह है 1 माह है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पीके थुंगन समिति, या फिर के संथानम समिति? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो है संबंध चुनाव से नहीं है। तो पीके थुंगन समिति जो है इसका संबंध चुनाव से नहीं है। पीके थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित है, जबकि विकल्प में दी गई अन्य जो समितियां हैं वो उनका संबंध चुनाव आयोग से है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निर्वाचन क्षेत्रों पर जो है सीमन, राजनीतिक दलों को मान्यता या फिर राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह प्रदान करना, निर्गम मत सर्वेक्षण एग्जिट पोल जारी करवाना। उपयुक्त में से सही है 1, 3 और 4, 1, 2, 3, या फिर 1, 2, 4, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसकी अगर बात की जाए तो राज्य क्षेत्रों पर कमीशन और राजनीतिक दलों को मान्यता एवं राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ठीक है, ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर किए होंगे। आइए चलते हैं। निर्गम मत सर्वेक्षण एग्जिट पोल पुनः मतदान के बाद किया जाने वाला सर्वेक्षण है। यह चुनाव आयोग द्वारा न कराकर विभिन्न एजेंसियों के तहत कराया जाता है। इसके माध्यम से मतदाताओं की राय का पता चलता है, और बाकी जो हमारे कथन दिए गए हैं तो ये आपके चुनाव आयोग से संबंधित कथन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 323 का ए प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 326 का लोकसभा और विधानसभा
का निर्वाचन का आधार या फिर अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या फिर अनुसूचित 340 पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 338 की अगर बात की जाए, यानी कि 338 की अगर बात की जाए तो वो अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, जनजाति से नहीं, जाति से। तो ये जो है इसमें सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सम्मिलित हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर जाने से पहले इसकी जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज्यादा आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराइए, क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। तो आप लोग जो है इसको जो है आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इसको, हमारे जो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जाके, ऑनलाइन पढ़ाई टेलीग्राम चैनल पर जाके, वहां जाके आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपका इसका लिंक जो है पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आई होप इस तरह की समस्याएं आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग जो है एक अलग से वीडियो बना के आपको ये सब जानकारी दे देंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाई जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और वहां पर आप लोगों को सारी की सारी पीडीएफ सारी क्लासों की प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण किया जाता है? संसद के द्वारा, संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, या फिर एक दो तीन तीनों सही है। तो अगर इसकी बात की जाए तो आपका जो है केवल और केवल दो सही है। संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा उसके राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी केवल सही है। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली एक या एक से अधिक भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, 350 या 350 का ए या 351। तो अगर बात की जाए यहाँ पर कि जो राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की अगर बात की जाए तो वो 350 के ए के अंतर्गत की गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास कथन है, न्यायिक अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है। कथन दूसरा है, प्राधिकरण को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संबंधित में जोड़ा गया है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। कथन एक गलत है, एक दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। इसकी अगर बात की जाए तो वो कथन एक सही है और दो गलत है, क्योंकि न्यायिक अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है और प्राधिकरण को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संबंधित जोड़ा गया था। ठीक है, तो न्यायिक अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों एवं अर्ध न्यायिक विवादों को कम समय में हल करने के लिए, न्यायपालिका का बोझ कम करने के लिए उद्देश्य की गई थी। अधिकरण को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, 44 में नहीं, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है जोड़ा इसको गया था, भाग 14 के काम में जोड़ा गया था। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय समिति में जिला परिषद अधिनियम उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना करता है। किस वर्ष पारित किया गया था? 1961, 1949, 1973, 1992। तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के अंतर्गत पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। आजादी के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में जो है पास किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 12, 13, 10 या फिर 16। तो अगर बात की जाए यहाँ पर सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या जो है वो है 12। उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या 12 है। 2003 से पूर्व केवल थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था, लेकिन 2003 में केंद्र ने इसे 10 और जनजातियों को जोड़ दिया, अतः इसकी अब 12 संख्या हो गई है जनजातियां। अगर बात की जाए जनजातियां जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति में अनुसूचित सूची में अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल है वो है थारू, बुक्सा, गोंड, खरवार, सहारिया, पहरिया, बेगा, पंखा, अगरिया, पठारी, चेरो, भुइया या भुनिया।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन से जुड़े गलत युग्म की पहचान कीजिए। रेलवे संग्रहालय इलाहाबाद में है या फिर बिजली इंजन ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर कैंट। कुल रेल पथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश प्रथम, या फिर आपके पास ये कथन है, इनमें से आप लोगों को सही कथन की जो है गलत कथन की पहचान करना है। तो रेलवे संग्रहालय इलाहाबाद में नहीं है, रेलवे संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। यह कथन आपका गलत है। इसका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार अवस्थित है, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर या फिर हरदोई, कन्नौज। तो जल्दी से बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर जो पश्चिम बिहार स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार की बात की जाए तो वो प्रतापगढ़ में स्थित है, और सांडी पश्चिम बिहार जो है हरदोई में स्थित है। कौन सा? सांडी पश्चिम बिहार। और अगर बात की जाए यहाँ पर बखीरा पश्चिम बिहार, तो बखीरा आपका संत कबीर नगर में है। बखीरा संत कबीर नगर में है। और अगर बात की जाए यहाँ पर लाख बहोसी यह जो है आपका कन्नौज में स्थित है, पश्चिम बिहार। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 1955 में, 1974 में, 1998 या 2010 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की अगर बात की जाए तो वो की गई थी आपके 1974 में। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। प्रदेश की पहली खनिज समिति 1998 में घोषित की गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध मध्यकालीन साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? यानी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो कहाँ के निवासी थे? अमेठी, रायपुर, एटा या मुरादाबाद। तो इनकी अगर बात की जाए तो वो थे आपके अमेठी के। मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस के रहने वाले थे। इनकी प्रसिद्ध साहित्य कृतियां की बात की जाए तो वो पद्मावत है। उत्तर प्रदेश के जन्मे अन्य साहित्यकारों की बात की जाए तो कबीरदास वाराणसी से संबंधित थे, सूरदास मथुरा से, तुलसीदास चित्रकूट से, रैदास वाराणसी से संबंधित थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी से संबंधित थे, एवं महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन्नाव, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, मैथिली शरण गुप्त झांसी से, एवं मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी से, हरिवंश राय बच्चन प्रतापगढ़, कर्म भूमि इलाहाबाद में की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में दिल्ली से सीमा बनाते हैं? बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बी और सी दोनों। तो अगर बात की जाए दिल्ली से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो हैं गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, पूर्ण रूप से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो 1826 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था, उसके संपादक पंडित जुगल किशोर मिश्र थे। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो पंडित जुगल किशोर मिश्र की अगर बात की जाए तो वो आपके कानपुर जिले के निवासी थे। पूर्ण रूप से हिंदी का पहला समाचार पत्राचार जो पत्र उदंड मातरण था 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर मिश्र उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी कर्मभूमि कानपुर जिले को बनाया और वहां से प्रताप नामक अखबार निकाला था। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप अखबार निकाला गया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु चलाई जा रही परियोजना का नाम है, उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश में जो है बौद्ध स्थलों के विकास हेतु चलाई जा रही परियोजना उसका नाम क्या है? कपिलवस्तु परियोजना या मैत्रेय परियोजना, गौतम बुद्ध परियोजना, तथागत परियोजना। इसकी बात की जाए तो वो है मैत्रेय परियोजना के तहत जो है बौद्ध स्थलों के विकास हेतु चलाई जा रही परियोजना है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से बौद्ध स्थलों से जुड़े हुए स्थानों का जो है विकास किया जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बरेली, लखनऊ, झांसी, आगरा। जल्दी से कमेंट करते हुए बताते हुए चलिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन की बात की जाए तो वो झांसी के अंतर्गत किया जाता है, जहां राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है झांसी जिले में, जिसको झांसी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में या फिर हरदोई में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में। तो जो आपका राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है, यह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला है श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच या फिर गोंडा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरी आबादी वाला जो जिला है उसकी अगर बात की जाए तो वो है श्रावस्ती।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 1194, 1205, 1188, 1199। तो उत्तर प्रदेश में चंद्रावर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1194 में। चंदावर का जो युद्ध है मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी और मृत्यु हुई थी। चंदावर या चंदवार वर्तमान फिरोजाबाद के पूर्ववर्ती नगर था। जो फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय है, जो इससे पहले इटावा जिले के अंतर्गत आता था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, गोरखपुर, कौशाम्बी या फिर सारनाथ? तो उत्तर प्रदेश में जो चौखंडी स्तूप है वो सारनाथ में स्थित है। चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है, जो सारनाथ से 800 मीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। यह महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है। इसका वर्णन चीनी यात्री हुएनसांग ने भी किया था। इस स्तूप का आकार चौकोर है। कुर्सी के आकार पर क्रमशः घटती हुई 3 मंजिलें ठोस ईंटों से बनाई गई हैं, इसलिए इसे चौखंडी स्तूप कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा था? 26 जनवरी 1950 को, 12 जनवरी 1950 को, 14 फरवरी 1950 को, 16 फरवरी 1950 को। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का नाम यूपी कब पड़ा था। तो उत्तर प्रदेश का नाम यूपी की अगर बात की जाए 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना रामगंगा पर, भागीरथी पर, बेतवा पर या फिर घग्गर पर? इसकी बात की जाए तो बेतवा नदी पर जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर अवस्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश के 11 जिले इसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से लगते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश की पूर्व सीमा बनाते हुए बहती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। तो इसमें जो सही नहीं है उसकी अगर बात की जाए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश की पूर्व सीमा बनाती हुई बहती है, यह कथन गलत है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की पूर्व सीमा के साथ प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो गंडक है, जबकि यमुना नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो पटना पक्षी विहार एटा में, सुरहाताल पक्षी विहार सहारनपुर में, बखीरा पक्षी विहार संत कबीरनगर है, या समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में? तो इसमें जो है सही सम्मिलित नहीं है उस कथन के हम लोगों को पहचान करना है। तो वो है आपका सुरहाताल पक्षी विहार सहारनपुर में नहीं है। सुरहाताल पक्षी विहार की बात की जाए तो बलिया में स्थित है, बलिया। ठीक है, बाकी सारे के सारे सही हैं, तो इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो भारत की प्रथम चीनी मिल की बात की जाए तो देवरिया में की गई थी। 1903 में प्रथम चीनी मिल की स्थापना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और लास्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन से लखनऊ घराने से संबंधित व्यक्ति नहीं है? तो लखनऊ घराने से संबंधित व्यक्ति नहीं है वो है गिरजा देवी, और बाकी के सारे जो बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, बेगम अख्तर हैं, ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। इसकी रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको यह पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल सकती है। हमारे जो टेलीग्राम का नाम है वो है SCLSP जो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है आपका ऑनलाइन पढ़ाई। इस नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लोगो अपना ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से जो यूट्यूब चैनल का लोगो है उसी का वो भी सेम लोगो है, वहां पर जाके आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। और कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और शेयर जरूर कीजिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही सराहनीय रहा, इसी प्रकार का सपोर्ट बनाए रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए वीडियो का अंत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ।